हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राम अकेडमी। दिस इज योर निकिता मैम। जैसे कि हम पढ़ रहे थे यूनिट 3 इन जनरल मैनेजमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट, हमने देखा कैसा होता है एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट का, किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। आज हम आगे की चीज़ों को जानने वाले हैं और हम ये जानेंगे इसमें कि इकोनॉमिकली जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं। तो अब जो हमारा आगे का टॉपिक है वो है हमारा इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। अभी हमने बिजनेस एनवायरनमेंट देखा जो कि एक्सटर्नल और इंटरनली इम्पैक्ट डाल रहा था। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है वो इम्पैक्ट करता है हमारी कंट्री को, हमारे बिजनेस को और सारी चीजों को। समझ पा रहे हैं आप सभी कि हम किस तरीके से एक एक करके स्टेप्स बढ़ाते जा रहे हैं और सारे आयामों को कवर कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप इन शॉर्ट कहीं ना कहीं इकोनॉमी से रिलेटेड चीजों को भी अध्ययन कर पाएंगे, समझ पाएंगे और कहीं ना कहीं आप अपने नॉलेज को रिलेट कर पाएंगे चीजों से बाकी की। हमारी अगर हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, तो ये टॉपिक में हम ये देखेंगे कि इंडिया में जब इकोनॉमिकली न्यू पॉलिसी आती है तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए, किस तरीके से बिजनेस के पैमाने जो है वो परिवर्तित हुए। तो चलिए हम बिना देर करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हम ये देख रहे हैं कि आर्थिक सुधारों या नई आर्थिक नीति की आवश्यकता। अब नई आर्थिक नीति आई या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में आती है 1991 के थ्रू। 1991 में नरसिम्हा राव जब गवर्नमेंट आती है तो वो गवर्नमेंट के द्वारा एक नई पॉलिसी लेकर के आई जाती है। अब ये नई पॉलिसी क्यों आई, इसके पीछे क्या रीजन थे, ये जानना जरूरी है। पॉलिसी क्या होती है, क्या नहीं होती है, ये सब कुछ हम आगे जानेंगे। लेकिन वो पॉलिसी अगर आई अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए आई, जो भी चीजें करेक्ट नहीं चल रही थी उन चीजों को करेक्ट वे में लाने के लिए आई। इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं इंडिया बहुत सारी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स और इश्यूज को फेस कर रही थी। अब उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए एक न्यू पॉलिसी आती है। वो पॉलिसी आ रही है तो वो क्यों आ रही है, उसके पीछे क्या कारण है और क्या आवश्यकता है, हम उसको जानने वाले हैं। तो इसी चीज को जानने के लिए हम इसका जो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं वो लिखा हुआ है यहाँ पर, खाड़ी संकट या गल्फ क्राइसिस। गल्फ क्राइसिस या खाड़ी संकट की बात करें तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है। अगर हम बात करते हैं खाड़ी संकट की, तो आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि हम जो भी व्यापार करते हैं वो हम बहुत सी चीजें, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हम अनदर कंट्री के थ्रू इंपोर्ट लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं। सभी परिचित है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से, आयात और निर्यात से। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अब देखिए क्या हुआ कि एक टाइम था जब ईरान और इराक में आपसी द्वंद्व चल रहा था। वो दोनों कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट था उसके कारण उसका जो इम्पैक्ट था वो बाकी की अदर कंट्रीज में पड़ा, सेम हमारी इंडिया में पड़ा। इंडिया में क्यों पड़ेगा, हम इराक, ईरान, ये जो अरेबियन कंट्रीज है उससे क्या लेते हैं, पता है ना आप सभी को, हम क्या लेते हैं, क्रूड ऑयल लेते हैं। तो ये जो ऑयल लेते हैं आप, ठीक है, जो पेट्रोलियम है, जो पेट्रोल है, आप सभी जानते हैं ना कि हम अरेबियन कंट्रीज के थ्रू लेते हैं। तो इन कंट्रीज के थ्रू अगर आप पेट्रोल ले रहे हैं तो अगर उन कंट्रीज में डिस्प्यूट हो रहा है तो उन चीजों का इम्पैक्ट आप पर भी आएगा, क्योंकि हमको उनसे बाय करना है वो प्रोडक्ट। अब वो उनसे बाय करने के लिए जब उनके बीच में ही आपस में प्रॉब्लम चल रही है तो वो चीजें कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन हम तक पहुंचना 100% श्योर है। यही चीज हुई, जो पेट्रोल है, जो डीजल है, जो क्रूड ऑयल है, ये चीज कहीं ना कहीं बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हमने बिजनेस में शुरू में मैनेजमेंट में देखा था ना किस प्रकार से बिजनेस होता है। आपको ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ट्रांसपोर्टेशन में क्या लगता है, आपका जो भी रॉ मटेरियल है उसको आपको भिजवाना है या आपका फिनिश गुड्स होने के बाद आपको वेयर हाउस तक सप्लाई करवाना है। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू होंगी, विद द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में आपको क्या लगेगा, जो भी ट्रक, बसेस होंगे, रेलवेज, उन सारी चीजों में आपको किन चीजों का यूज आएगा, क्रूड ऑयल का यूज आएगा। अब ये सारी चीजें हमको चाहिए दूसरी कंट्री से, क्योंकि हमको पता है ना कि हमारा इंडिया का लैंड का क्या सिचुएशन है। दूसरी जो कंट्री है वहां से हम ये चीजों को लेते हैं, क्रूड ऑयल को लेते हैं, डीजल पेट्रोल हम बाहर से ले रहे हैं। तो अब ये स्थिति आती है कि जब उनके बीच में प्रॉब्लम है तो हमको ऑयल लेने में डिफिकल्टी आएगी, उसके प्राइस में वेरिएशंस आएंगे। तो अब उसके प्राइस में वेरिएशन आने के कारण कहीं ना कहीं हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा गई। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट कि खाड़ी संकट या गल्फ क्राइसिस का क्या तात्पर्य बताया मैंने, सब समझ पा रहे हैं आप सभी।
अब देखिए आगे हम यहाँ पर नीड देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या इश्यूज आए, तो हमको बेसिकली जरूरत क्यों पड़ी इस रिफॉर्म को लेकर के आने की। तो पहला पॉइंट, क्योंकि खाड़ी संकट चला, कहीं ना कहीं एक चीज, एक सिंगल चीज, पेट्रोल और डीजल भी इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाल देती है कि बिजनेसेस में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ जाता है। छोटी छोटी चीजों से मिलकर के ही बिजनेस बनता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। तो हमको हर छोटे छोटे बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट है राजकोषीय घाटे में वृद्धि, इंक्रीज इन द फिस्कल डेफिशिएंट। अब देखिए राजकोषीय घाटा जो होता है ना, हर देश का अपना अपने रूप में लोगों का कुछ ना कुछ एक पैटर्न होता है कि किस तरीके से वो अपने जो कोष होता है उसको मेंटेन रखते हैं। जैसे इंडिया में जो राजकोष होता है उसको हम कैसे मेंटेन रखते हैं, आप सभी इस वर्ड से परिचित हैं? ये वर्ड आपने सुना है पहले कभी? फिस्कल डेफिशिएंट। इकोनॉमी पढ़ा होगा ना हम सभी ने, कि नहीं पढ़ा है? पहले सभी हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? देखिए अगर मैं इन शॉर्ट आपको समझाना चाहूं कि ये होता क्या है, तो आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। क्या होता है, जब कभी भी जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा हो रहा है रेदर देन जो इनकम है, ठीक है, इनकम, गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है, पढ़ा है ना हमने, तो गवर्नमेंट भी अर्न कर रही है। गवर्नमेंट की अर्निंग जो है वो किस तरीके से आ रही है, इनकम कैसे आ रही है? रेवेन्यू के थ्रू आ रही है ना, टैक्सेस के थ्रू आ रही है। तो जो गवर्नमेंट हमसे गेन कर रही है, जो गवर्नमेंट की इनकम है, वो इनकम कम हो गई, और जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं, जो गवर्नमेंट को एक्सपेंस, जो उसको पे करना है, जो बिल्स पे करना है, गवर्नमेंट भी लोन लेती है ना, गवर्नमेंट के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, आरबीआई से लेती है कि नहीं लेती है? तो ये सारे लोन्स उनको भी पे करने होते हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत सारी लाइबिलिटीज होती है। अब उनका एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, खर्चा ज्यादा हो गया, और कहीं ना कहीं उनकी इनकम कम है। कई बार ऐसे घर पे भी हो जाता है ना, जब कभी भी फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक दिवाली है या राखी है, कुछ ऐसे स्पेशल फेस्टिवल्स में क्या होता है, खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं और इनकम जो है वो हमारी कम होती है। तो चीजों को आप बैलेंस करते हो, मैनेज करते हो, कहीं ना कहीं होता है ना घर पे भी ऐसा कि आपकी इनकम इतनी है लेकिन आपका जो फेस्टिवल है उसमें एक्सपेंस आपका ज्यादा बढ़ गया। सेम कंट्री में भी होता है बेटा। कंट्री में क्या होता है कि एक्सपेंस बढ़ गए, आपको पे ज्यादा करना और आपके पास इनकम कम आ रही है। तो ये जो सिचुएशन होती है ना, वो घाटे का सौदा कहलाता है, घाटे की सिचुएशन होती है। तो ये चीज क्या हो गई आपकी, राजकोषीय घाटा हो गया या फिजिकल डेफिशिएट हो गया। अब ये सिचुएशन आपको क्लियर है? ये स्थिति बनी हुई थी हमारी कहीं ना कहीं 1990 के समय में, इसीलिए हमने कहीं ना कहीं जो न्यू पॉलिसी थी उसको अडॉप्ट करना चाहा। सेकेंड पॉइंट क्लियर है? अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट में। आप ये नोट कर लीजिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी अगर बेसिक नहीं भी पता होगा तो। अब देखिए थर्ड है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति या कंडीशन ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि घाटे की स्थिति है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और कहीं ना कहीं इनकम कम है। इसी चीज को हमने यहाँ बोला है, सिचुएशन जो है हमारे फेवर में नहीं है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अनफेवरेबल कंडीशन। आपके पास जो पेमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपके पास उसको पे करने के लिए बैकअप रेडी नहीं है। ये सिचुएशन थी, आर्थिक संकट के दौर से जूझ रहे थे हम, कहीं ना कहीं जो भारत है वो फेस कर रहा था, एक अधिक से अधिक कठिनाई के समय को देख रहा था। तो ये सिचुएशन क्या कर रही थी, इवन आप सभी को मैं बताऊं कि इंडिया की ये सिचुएशन थी कि हमारे पास 10 डेज तक के इंपोर्ट से ज्यादा का हमारे पास बैकअप नहीं था। अब आप सोचिए कि हमको इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, आपको जब इंपोर्ट करना है कुछ रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज तो ऐसे ही कि उनके बिना तो पूरी कंट्री का काम रुक जाएगा। इंपोर्ट हम वही चीजें करते हैं ना जो हमारे पास नहीं है, तो अब वो चीजें हमारे पास नहीं है और उनको मंगाने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमारे पास बैलेंस ही नहीं बचा। इंडिया की ये सिचुएशन थी कि इंडिया के पास केवल 10 दिन का डेटा बचा था। सैलरी में होता है ना समटाइम्स कि सैलरी आपके पास बहुत मिनिमम बचती है, सिर्फ हम उससे 10 डेज सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन हमको पूरा महीना चलाना होता है ना, कई बार घर में भी ऐसा होता है। यही सिचुएशन इंडिया की थी। कितना डेटा था? केवल 10 डेज। सोच के देखिए कि क्या स्थिति होगी इंडिया की उस समय, किस आर्थिक संकट से जूझ रहे होंगे हम, किस इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रही होगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की सिचुएशन ये थी कि 10 डेज का बस था हमारे पास इंपोर्ट मंगाने का, इससे ज्यादा बैकअप ही नहीं था। तो वी आर फेसिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम इन इकोनॉमिकल फाइनेंशियल फॉर्म में। तो अब हमको कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है।
आप समझ पाए? ये पॉइंट क्लियर है आप सभी को? अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट इज कीमतों में वृद्धि या इंक्रीज इन प्राइस। कीमतों में वृद्धि कैसे होती है? चलिए उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, कोरोना का समय आया ना, कोविड का टाइम आया। कोविड के पहले महंगाई जिस स्तर पर चल रही थी। कोरोना का समय आया, आर्थिक रूप से चेंजेस आए। लोगों ने उस समय तो पूरा मार्केट विश्वव्यापी रूप में, वर्ल्ड वाइड रूप में चीजें ब्लॉक हो गई थी, सब कुछ बंद हो गया था। पर उसके बाद जब मार्केट ओपन हुआ तो आप सभी ने नोटिस किया कि महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। महंगाई क्यों बढ़ी? कहीं ना कहीं मनी का जो लिक्विडिटी थी, जो मनी की जो तरलता थी, उसमें परिवर्तन आया। मनी का फ्लो बंद हो गया, लोगों ने पैसे को मार्केट में निकालना बंद कर दिया, खर्च करना बंद कर दिया, क्योंकि पता नहीं था कि ये संकट कब तक रहेगा। सबके अपने अपने रीजंस थे, सबको नहीं पता था कब तक कि हम अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे, जॉब नहीं कर पाएंगे कंटिन्यू। तो अब उस चीज से बचने के लिए लोगों ने पैसे को ब्लॉक किया, पैसे का ब्लॉकेज हुआ, मनी की लिक्विडिटी बिगड़ी, मतलब कि इन्फ्लेशन बढ़ा मतलब महंगाई बढ़ी। सारी चीजें रिलेटेड टू ईच अदर, सब कुछ इंटर रिलेटेड है बेटा, ठीक है? तो अब आप समझ पा रहे हैं कि सारी चीजें जुड़ी हुई है, सबकी कड़ी जुड़ी हुई है। जैसे चेन हम पढ़ते हैं ना, हमने चेन सिस्टम पढ़ा मैनेजमेंट में, वैसे ही हर चीज एक दूसरे से संबंधित है। तो अब जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ेगी, तो चीजों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। कोरोना के बाद जो चीजें आपकी पहले 5 रुपीज में आती थी, अब वो चीजें आपकी डायरेक्टली 8 रुपीज में आ रही हैं। ये एक बहुत छोटा सा अमाउंट मैंने आपको बताया। बहुत सारी चीजों के रेट बढ़ गए हैं, प्रॉपर्टी के रेट्स जो है वो सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जिन लैंड्स के जो रेट थे वो 1000 रुपीज स्क्वायर फीट के हिसाब से थे, अब वो 2000 या 2500 समथिंग है। तो रेट में इंक्रीमेंट आया, इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी, तो प्राइसेस भी बढ़ गए, हर आइटम का प्राइस बढ़ा। क्लियर है? तो उस समय की स्थिति ये थी कि प्राइस भी बढ़ रहे थे, पैसा भी नहीं था, किस प्रकार से सब कुछ हैंडल करना है, बस उसी को हैंडल और मैनेज करने के लिए हमने कोई अच्छा ऑप्शन चूज किया। अब देखिए नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र की असफलता। पब्लिक सेक्टर जानते हैं ना सभी, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल देना चाहेंगे कोई? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन लाइक जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, लाइक जैसे रेलवेज या अदर जो बॉडीज हैं जो काम कर रही हैं हमारे लिए, बहुत सारी कंपनीज, नवरत्न महारत्न कंपनीज हैं, बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं ना गवर्नमेंट की जो पब्लिक के लिए वर्क कर रही है। PSNL एक एग्जाम्पल के तौर पर, MPEB हम सभी ने सुना होगा। तो आप सभी समझिए कि ये सारी पब्लिक सेक्टर जो भी बॉडीज थी वो धीरे धीरे उनका क्या होता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, क्योंकि ये जो बॉडीज हैं उतनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी। इनका जो वर्किंग एनवायरनमेंट था वो धीरे धीरे डल होता जा रहा था। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उनका मैनेजमेंट उतना प्रॉपर नहीं था, या लोगों के अंदर जस्ट बिकॉज उनको सैलरी मिलनी ही थी तो वो उस वर्क कल्चर को फॉलो ही नहीं कर रहे थे, उतनी एनर्जी के साथ काम ही नहीं कर रहे थे, बस ऑफिस आना। ऑफिस देखा है ना आप सभी ने, ऑफिस जिस किसी ने भी देखा है वो परिचित है कि आप जा रहे हो कंटिन्यूसली, एक सीरियल आया करता था, आप कंटिन्यूसली बार बार जाते हो और वो जो मैडम होती है वो स्वेटर बुन रही हैं या दूसरे काम कर रही हैं, मतलब कि आप बार बार जाते हैं लेकिन सरकारी दफ्तर में आपका काम नहीं हो रहा है। ये कल्चर था पहले आप लाइसेंस बनाने के लिए 2 बार 4 बार 5 बार चक्कर काटते थे, लेकिन आपका लाइसेंस नहीं बन पाता था। तो उसमें तो बहुत सारे आयाम थे, उसमें आप कुछ अमाउंट दीजिए, ऊपर से करप्शन, बहुत सारी चीजें भी रिड्यूस हुई हैं। कहीं ना कहीं प्राइवेट बॉडीज का जो वर्किंग एनवायरनमेंट था वो बहुत स्लो डाउन हो गया था, बहुत लेजी एटीट्यूड हो गया था। तो अब उस चीज के लिए भी कुछ नया और मॉडिफिकेशन करना था, तो वो जो बॉडीज थी वो असफल होती जा रही थी दिन प्रतिदिन। लोग उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं, पैसा उसमें भी लगाते थे, लेकिन लोग उसमें पैसा नहीं लगाना चाहेंगे क्योंकि वो ग्रो भी नहीं कर रही हैं और कुछ अच्छा रिजल्ट भी नहीं दे रही हैं, कहीं ना कहीं फेलियर है उनका। क्लियर है? आप समझ पाए कि किस तरीके से जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो वहां से भी मॉनिटरी गेन नहीं हो पा रहा है। अब देखिए अगला पॉइंट है आपका अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां या ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस। अब इंटरनेशनली क्या हो रहा है, जैसे कि हमने देखा ईरान इराक का एग्जाम्पल, उन कंट्रीज में डिस्प्यूट चल रहा है तो उस चीज का इम्पैक्ट हम पे कैसे पड़ रहा है, क्योंकि हम उनसे कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से ये तो केवल एक उदाहरण मात्र दिया मैंने आपको,
एक सामान्य सी चीज का उदाहरण दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे अनेक रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। तो इंटरनेशनल जो मार्केट है उसकी पूरे की सिचुएशन चेंज हो रही थी, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में जो कंपनीज थी, जो एमएनसीज थी, वो कंपनीज क्या कर रही थी, अपनी गवर्नमेंट को प्रेशर दे रही थी कि वो कंट्री जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनके यहाँ की इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट को प्रेशर दे रही थी कि आप कोलैबोरेशन कीजिए उन कंट्रीज से जो डेवलपिंग है। डेवलपिंग कंट्रीज में जब वो कंपनीज आएंगी तो वो कंपनीज ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी समस्या में हैं। ऐसा होता है ना जीवन में भी कि जब हम समस्या में होते हैं तो कोई अन्य व्यक्ति उस चीज का फायदा उठाने की अधिक प्रयास करता है या अधिक कोशिश करता है। कमजोरी को जब व्यक्ति देख लेता है, जीवन में भी ऐसे ही होता है, अगर कोई हमारी कमजोरी को देख लेता है तो वो जरूर कोशिश करता है कि उससे हम किस तरीके से फायदा निकाल सके। किसी का बिजनेस लॉस में जाता है तो दूसरा व्यक्ति एडवांटेज लेने की कोशिश करता है ना, यही हुआ हमारे साथ भी। कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनली चीजें थी वो हम पर एक प्रेशर क्रिएट कर रही थी, कहीं ना कहीं हमारी वीकनेसेस को देखते हुए कि ये लोग एक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है किस तरीके से हम ग्लोबली भी रिप्रेजेंट हो रहे थे। हमारी जो इमेज है वो भी कहीं ना कहीं डाउन होती जा रही थी दूसरी कंट्रीज में, क्योंकि लोगों को समझ में आता जा रहा था कि इनकी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो दे आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। अब देखिए, अभी तक के पॉइंट्स क्लियर हैं। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से जो न्यू एजुकेशन जो न्यू रिफॉर्म आया, उस न्यू इकोनॉमिकल रिफॉर्म को किस तरीके से हमने एक्सेप्ट किया और किन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। तो अब जो अगला पॉइंट है आपका, आर्थिक सुधार कार्यक्रमों या नई आर्थिक नीति की विशेषताएं, उनकी इंपॉर्टेंस या हमने उनका डिवाइडेशन किस तरीके से किया, हम ये देखेंगे। ये दोनों चीजें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये केवल विशेषताएं हैं, ये ही वो पार्ट है जिसके थ्रू हमने जो न्यू पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया या एक्सेप्ट किया। इसमें सबसे पहले आता है आपका ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण, सेकेंड वन इज प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण, थर्ड वन इज लिबरलाइजेशन या उदारीकरण। इन शब्दों को आपने सामान्य रूप में शायद कई बार सुना होगा। आज हम इनको समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली ये आए कैसे और इन चीजों का आने के बाद इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, जो इंडियन मार्केट है उस पर क्या प्रभाव पड़ा इन चीजों का। तो अब जो फर्स्ट वर्ड है आपका दैट इज ग्लोबलाइजेशन, हम उसको जानते हैं। वैश्वीकरण सुना है हमने, ग्लोबलाइजेशन 1991 में ग्लोबलाइजेशन आता है इंडिया में, हम सभी उससे परिचित होते हैं। इसके आने के बाद बहुत सारे अच्छे परिवर्तन भी हुए। इवन आज जो हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री जो हमारी है, जो काफी आगे ग्रो कर रही है, देखिए हर चीज की अच्छाई और बुराई दोनों होती है, लेकिन हमें ये देखना पड़ता है कि किस चीज में अच्छाइयां ज्यादा हमने प्राप्त करी। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन होने के कारण हमारी रीच जो है वो बढ़ गई है। अब जानना यह आवश्यक है कि ग्लोबलाइजेशन और वैश्वीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, द टर्म ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द नेशनल विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। देखिए क्या लिखा हुआ है, जो ग्लोबलाइजेशन टर्म है वो किस चीज को रेफर कर रही है, इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब कि जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, हमारी नेशनल इकोनॉमी जो है वो विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब यहाँ पर एक टाइप से आप सिंपल फॉर्म में इसको देख सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है हमारी कंट्री की, वो दूसरी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसके साथ कोलैबोरेशन कर रही है। कोलैबोरेशन जानते हैं ना, किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ करके मिल करके कार्य को आगे बढ़ाते हैं। यही चीज वैश्वीकरण के माध्यम से हुई। अब हमारी रीच केवल अपनी देश तक सीमित नहीं रह गई, अब केवल हम अपनी कंट्री बाउंड्री तक लिमिटेड नहीं है, अब हमारी जो रीच है वो इंटरनेशनली चली गई, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हम उतरने लगे। तो अब आप समझ पा रहे हैं इसका मीनिंग, जो वैश्वीकरण शब्द है इसके अर्थ को आप समझ पाए कि विश्व की अर्थव्यवस्था, जो वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था है उसके साथ राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का जुड़ना, यही क्या कहलाता है आपका ग्लोबलाइजेशन, या इन दोनों को मिल करके एक स्वरूप हो जाना, इन दोनों का एकीकरण ही आपका वैश्वीकरण है या ग्लोबलाइजेशन है। अब इसके आने से क्या हो गया, बहुआयामी पहलू है इसके, मतलब बहुत सारे आपको ट्रांसफॉर्मेशन हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए। लाइक अगर आप सिंपल देखो, मल्टीपल जो स्ट्रैटेजीज हमको मिली, बहुत सारे चेंजेस हुए, ट्रांसफॉर्मेशन हुए, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हमने अडॉप्ट करी। हम केवल पहले क्या करते थे, अपनी कंट्री बाउंड्री के अंदर ही बिजनेस कर रहे थे, बट फिर इसका आयाम और दायरा जो था वो बढ़ गया। अब देखिए, पहले अगर आप सीमित व्यापार कर पा रहे हैं और अब आपको वो मीडियम मिल गया कि आपके लिए ऑप्शन खुल जाए। अगर फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में बस कर रहे हैं, और अगर आप इंटरस्टेट करने लग जाते हैं तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, आपके पास कस्टमर्स बढ़ जाएंगे। बिजनेस में हमने देखा
फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई क्लोथिंग ब्रांड है आपका, तो आप उस कपड़े के व्यापार को अगर सिर्फ अपनी स्टेट में कर रहे हैं तो लिमिटेड कस्टमर्स हैं, सिर्फ आपकी स्टेट के हैं। लेकिन अगर हम उसको दूसरी स्टेट में भी सप्लाई कराने लगे, वहां पर भी अपनी एक फैक्ट्री, एक प्लांट डलवा देते हैं, तो क्या होगा उससे बेनिफिट, आप दूसरी स्टेट में भी आपका बिजनेस रीच करेगा, तीसरी स्टेट में भी बिजनेस रीच करेगा। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को कितना एक्सपेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं और एक बड़े स्वरूप में परिवर्तित कर सकते हैं। वैसे ही ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, वैश्वीकरण हुआ, अब प्लेटफॉर्म बढ़ गया हमारे पास। अब सिर्फ हम अपनी कंट्री तक बिजनेस नहीं, हम दूसरी कंट्री में भी बिजनेस कर सकते हैं। दूसरी कंट्रीज की जो कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो हमारी कंट्री में आ जाएंगी। हमारी कंट्री में आने से भी बहुत कुछ हम सीखेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगी, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं उन चीजों के। तो चलिए हम उन्हीं चीजों को आगे जानते हैं। ये सारे एडवांटेजेस ही क्या हैं? अब देखिए, वैसे तो बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, बट हमको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, क्योंकि अगर आपने वो समझ लिया तो आपके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा ये विषय। पहला आपको लिखा हुआ है इंक्रीज इन दी एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनीज आएंगी, एमएनसीज आई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। अब देखिए क्या हो रहा है, जब एमएनसीज आ रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज, दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में जब अपनी फैक्ट्री ओपन कर रही है, अपनी इंडस्ट्री ओपन कर रही है, तो वो नई टेक्नोलॉजी भी ला रही है और यहाँ के लोग उसमें इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे, शेयर्स भी नहीं लगाने पड़ रहे, तो हमारी कंट्री की करेंसी उसमें इन्वेस्ट नहीं हो रही है। दूसरी कंट्री हमको अमाउंट भी दे रही है, प्लस हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है। एम्प्लॉयमेंट दे रही है तो वो सैलरी देगी, तो कहीं ना कहीं हमारे पास पैसा आया ना दूसरी कंट्री से। और हमारे लोगों को, जो लोग बेरोजगारी से दंश झेल रहे थे, क्योंकि इकोनॉमिकल अगर डाउन चल रही है सिचुएशन ओवरऑल कंट्री की, तो क्या लोगों के पास इतना स्कोप होगा कि वो लोगों को हायर कर पाए और सैलरी दे पाए? नहीं ना। तो लोगों के पास बेरोजगारी भी बढ़ रही थी। तो जब वैश्वीकरण हुआ, कंपनीज आई, तो एमएनसीज के आने से क्या हुआ, कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। तो इंक्रीज इन दी एम्प्लॉयमेंट। आज भी होते हैं ना बहुत सारे लोग, मोस्टली लोग वर्क कर रहे होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में। बहुत सारी नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, लाइक इन्फोसिस, विप्रो, ये सारी जो कंपनीज हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो सभी वर्क कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो कंपनीज हमारे यहाँ पर अपनी चीजों को लेकर के आई, हम उनके लिए काम कर रहे हैं और वो हमको सैलरी पे कर रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा जो हमारे भारत का भाग है, बहुत ज्यादा जो पॉपुलेशन है, वो इस चीज में भी इन्वॉल्व है और इसके थ्रू भी अर्न कर रही है। इसके कारण क्या होता है ना, कि हमारी केवल जो इंडिया है, केवल उसकी इकोनॉमी पे इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल उसके ऊपर बर्डन नहीं है कि उसको ही सबको मैनेज करना है, चीजें दूसरे मीडियम से भी मैनेज हो रही है। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? अब रोजगार में तो वृद्धि हुई इंक्रीज इन दी कंपेंसेशन या फिर मुआवजे में वृद्धि। अब देखिए, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन हो गया। ग्लोबलाइजेशन के बाद अब क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हो गया, कंपनसेशन में वृद्धि कैसे हो जाएगी, कहीं ना कहीं लेवल ऑफ कंपनसेशन जो था वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, कंपेयर टू डोमेस्टिक कंपनीज। अब डोमेस्टिक कंपनीज होंगी, वो क्या चाहेंगी कि आप उनके अनुरूप काम करें, क्योंकि अब भाई लोगों को पहले तो मजबूरी थी ना, केवल डोमेस्टिक कंपनीज आर अवेलेबल टू वर्क, तो वो अपने हिसाब से लोगों को डोमिनेंस क्रिएट करके रख रहे थे। वो जितना पे करेंगे, उनका वर्किंग कैपेसिटी जितना होगा उतना ही आपको पे मिलेगा, तो आपके पास मजबूरी थी कि उतनी ही सैलरी में काम करना है। पर अभी के समय में हम जानते हैं ना कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं उनका सैलरी पैकेज कितना हाई होता है, और सैलरी अच्छी होती है, वर्क तो वो अच्छा करके दे ही रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न उनको सैलरी भी तो मिल रही है ना अच्छी। तो आपको पहले मजबूरी, क्योंकि देखिए अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा ना अच्छी कंपनीज का, तो आप क्या करोगे, जितना आपको अगर कम में भी मिल रहा है ना, काम मिल रहा है, तो आप करोगे, मजबूरी वश करोगे। तो अब इस चीज से एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, कहीं ना कहीं मुआवजे का जो अमाउंट था वो इंक्रीज हो गया। अब जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनके पास भी मजबूरी आ जाएगी, क्योंकि उनका कॉम्पिटिटर आके खड़ा है, तो इसीलिए इंक्रीज हो जाएगा कंपनसेशन, मुआवजा या सैलरी या जो भी अमाउंट है, जो भी उनको मॉनिटरी टर्म्स में मिलना है। तो ये एक बेनिफिट हुआ, तो इससे क्या हुआ, जनहित हुआ, लोगों का भला हुआ, और जन उद्धार होगा तो गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव है लोगों के लिए, लोक कल्याण के लिए काम करना, वो सफल हो जाएगा ना। तो यही उनका मेन मोटिव था, जो कि सफल हुआ आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर जीवन के उच्च मानक। अब जब दूसरी कंपनीज आती हैं, तो
तो क्या लेकर के आती है, नई टेक्नोलॉजी लेके आती है, नई चीजें लेके आती है, एक नया वर्किंग कल्चर और एनवायरनमेंट लेके आती है। तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब लोग अच्छा कमाएंगे तो अच्छा खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ेगी ना लोगों की। हमने पढ़ा है ना प्रीवियस लेक्चर्स में कि धीरे धीरे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंक्रीज हुआ, क्योंकि बच्चों ने कमाना स्टार्ट किया तो अब वो क्या करने लगे, मॉल से शॉपिंग करने लगे, ब्रांडेड क्लोथ्स जो है वो प्रेफर करने लगे, पहले लोकल मार्केट से चीजें बाय करते थे। तो ये एक डिफरेंस आया। अब लोगों ने चूज कर लिया कि हमको इस पर्टिकुलर कंपनी का फोन यूज करना है या लैपटॉप यूज करना है। पहले फोन होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी। जैसे जैसे समय बढ़ा, कमाई का स्रोत बढ़ेगा तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो इन चीजों पर पैसे खर्च कर रहे हैं। कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो पहले इतना मैटर नहीं किया करता था, आफ्टर अर्बनाइजेशन होने के बाद ये चीजें बढ़ गई, क्योंकि आप इंटरनेशनल रीच हो गई है ना। आप विद दी टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन के बाद आप हर किसी को देख रहे हो ना, आप अपने मोबाइल में दूसरी कंट्रीज में भी देख रहे हो कि लोग कैसे रहते हैं, किस तरीके से कैरी करते हैं अपने आप को। तो आप वो सारी चीजों को रीच करने की कोशिश कर रहे हो, उन चीजों को कॉपी कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो। तो चीजें इस तरीके से परिवर्तित होती हैं। तो अब कहीं ना कहीं लोगों का जो जीवन जीने का तरीका है, जो मानक है, वो भी परिवर्तित हो गया। पहले जब आप इंडेक्स देखा करते थे, जो जीवन जीने का जो इंडेक्स आता था कि उसमें क्या क्या बेसिक चीजें, रोटी कपड़ा मकान, क्या क्या बेसिक चीजें होती हैं जो लोगों की पूरी होनी चाहिए। अब उसमें नया मानक जो है वो भी जुड़ गया कि लोगों का जीवन स्तर कैसा है। क्या व्यक्ति अच्छे से कमा खा पा रहा है तो क्या केवल वही काफी है? अगर वो एक अच्छा जीवन नहीं जी रहा है तो भी वो खुश नहीं होगा। इसीलिए हैप्पीनेस इंडेक्स को भी ऐड किया गया। अब आप समझ पाए किस तरीके से चीजें ऐड होती जाती हैं। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें और ज्यादा बढ़ती जाएंगी, एडवांस होती जाएंगी, और हम और लोगों के हित के लिए उन बारीकियों को समझ पाएंगे। वैसे ही लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ कंपनीज के आने से, क्योंकि उनकी इनकम बढ़ी तो उनका खर्च करने का, जीवन जीने का तरीका भी परिवर्तित हुआ। क्लियर है? अब देखिए, नेक्स्ट आता है प्राइवेटाइजेशन। हमने 3 पॉइंट्स देखे थे ना, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लास्ट वन इज क्या देखा था, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन। 3 पॉइंट्स देखे थे। ग्लोबलाइजेशन क्लियर है आप सभी को? अब नेक्स्ट आता है प्राइवेटाइजेशन। अगर हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की है तो उसमें ये 3 आयाम ही हैं, और यही 3 महत्वपूर्ण आयाम है जिसमें प्राइवेटाइजेशन जो है वो आपको जानना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल धीरे धीरे जितनी गवर्नमेंट कंपनीज थी उनका भी निजीकरण होता जा रहा है। अब बहुत सारे सवाल उठते हैं ना, हम कई बार न्यूज में सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, रैलियां निकलती हैं कि भाई निजीकरण क्यों हो रहा है कंपनी का, या जो सरकारी दफ्तर के लोग होते हैं वो ऑब्जेक्शन लेते हैं। जैसे कुछ समय पहले ही आप लोगों ने सुना होगा कि बैंक्स जो हैं उनका मर्जर हो रहा है, बैंकों का निजीकरण होने वाला है बहुत ही जल्द, बहुत सारे बैंक जो हैं वो मर्ज हो रहे हैं। तो बेसिकली बैंकों का मर्जर क्यों हो रहा है, बैंक जो मर्ज हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन की स्थिति क्यों आ रही है, इसके लिए भी हम न्यूज तो बहुत सुनते हैं लेकिन उस चीज को हम बेसिक ही नहीं पता होता हमको कि वो चीजें घटित क्यों हो रही हैं। तो अब आप समझिए कि प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण होता क्या है। मैंने आपको मैनेजमेंट में बोला था ना, मैनेजमेंट में शब्दों का खेल है। अगर आपने वर्ड्स को पकड़ लिया, उसकी की पॉइंट्स को पकड़ लिया ना, तो आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर जाएंगे। बहुत ज्यादा थ्योरेटिकली जितनी चीजें लिखी हैं बुकिश लैंग्वेज, उस पे मत जाओ, सिंपल वे में समझो कि बोला क्या गया है। तो वर्ड क्या है, निजीकरण, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन। अब कैसे हो रहा है वो देखो। उसका जो मीन है वो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। बेसिकली मीन में क्या बताया है, ट्रांसफर हो रही है ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल। क्या चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, ओनरशिप, मैनेजमेंट और जो कंट्रोल है वो पब्लिक सेक्टर से, गवर्नमेंट से ट्रांसफर हो जाएगा प्राइवेट बॉडीज को। क्योंकि गवर्नमेंट बॉडीज कैसे वर्क करती थी, स्लो प्रोसेस में, रिमेंबर दैट, स्लोली वर्क कर रहे हैं, वर्क ही नहीं कर रहे हैं, आराम से काम चल रहा है। आप सभी ने देखा होगा ना, बहुत सारे आजकल वीडियोस देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, सभी परिचित होंगे ना किस तरीके से काम चल रहा है। कार्ड्स खेल रहे हैं कंप्यूटर और लैपटॉप में आराम से, ठीक है। कस्टमर आया है, वो कुछ भी पूछ रहा है। मोस्टली ये कल्चर आपने बैंक्स में देखा होगा कि वहां पर कार्ड प्ले हो रहा है, गेम प्ले हो रहा है, कस्टमर आए हैं बट उनको रिप्लाई देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ये कल्चर था हमारी गवर्नमेंट का। जब कभी भी इस तरीके का बोलते हैं ना, जब अति हो जाती है तो फिर परिवर्तन आता है।
तो ऐसा समझ सकते हैं हम कि यहाँ पर भी अति हो चुकी थी इंडियन गवर्नमेंट में, इसलिए प्राइवेटाइजेशन के कल्चर को आ रहा है। बहुत से लोग होंगे जो इस चीज को सपोर्ट करते हैं, बहुत से लोग होंगे जो नहीं करते हैं, पर अगर आप इनोवेटिव अप्रोच रखेंगे, अगर आप सोचेंगे कि डेवलपमेंट होना जरूरी है, तो आप इस चीज को सपोर्ट कर पाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर का होने में बुराई नहीं है, पर उसमें परफेक्शन की कमी है, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट जो बॉडीज हैं, अगर वो इतना प्रॉपर वर्क करेंगी तो वो उतना अच्छा ग्रो कर पाएंगी, इतनी डिफिकल्टीज ही नहीं आएंगी कि हमको दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करना पड़े, पर करना पड़ता है क्योंकि वो वर्क प्रॉपर नहीं है। तो जब जब गलत होगा तब परिवर्तन अवश्य होगा। सेम चीज प्राइवेटाइजेशन बताती है कि जो ओनरशिप है अब वो ट्रांसफर हो जाएगी, हमेशा आप मालिक बन करके नहीं रह सकते, अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो दूसरा उस चीज का फायदा उठा ले जाएगा। सेम आपकी एग्जामिनेशन में है, पटवारी बनना है ना आप सभी को, आप सभी यहाँ पर पटवारी की तैयारी के लिए आए हैं, परंतु यदि आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो प्रतिस्पर्धा बहुत है, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो एग्जाम क्रैक करके बन जाएगा और आप ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। इसीलिए आपके लिए आवश्यक है कि आप सिस्टमेटिक अप्रोच को रखें, उस तरीके से वर्क ना करें, आप ये सोचें कि वो टास्क है हमको कंप्लीट करना है, एनी हाउ करना है। क्लियर है? अब देखिए, अब प्राइवेटाइजेशन आया, हमने देखा निजीकरण हुआ भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्किंग उतनी प्रॉपर नहीं थी, पर उसके आने से किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, या किस तरीके से उस चीज ने हमको फायदा पहुंचाया। तो जिसका फर्स्ट पॉइंट आता है इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। अब इससे क्या हुआ, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई। हमने देखा ना कि परफॉर्मेंस में कमी थी, कहीं ना कहीं वर्किंग प्रॉपर नहीं हो रही थी, इसलिए प्राइवेटाइजेशन आया। तो अब प्राइवेटाइजेशन आ गया तो इससे क्या फायदे होंगे, इससे ये होगा कि भाई लोगों का जो वर्क प्रोफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, अब लोग काम अच्छे से करने लग जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट बॉडी में तो ऐसा ही होता है ना कि अगर आपने अच्छे से वर्क नहीं किया तो आपको निकाल दिया जाता है काम से, आपका डिमोशन भी हो जाता है। पहले केवल प्रमोशन शब्द से ही परिचित थे लोग, डिमोशन तो जैसे होता ही नहीं था, पर अब अगर आप जॉब में जाते हैं, अगर आप वर्किंग प्रॉपर नहीं करते हैं, आप सभी परिचित है ना कि गवर्नमेंट भी अब एग्जामिनेशन लेने लगी है, आप जब जॉब में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि काम करने के बाद भी आपको परीक्षा देनी है, आपको टेस्ट देना है, अगर आपकी वर्किंग प्रॉपर नहीं होगी तो डिमोशन भी हो सकता है। केवल इस ख्वाब में मत जाइएगा कि केवल प्रमोशन ही होगा। तो अब स्ट्रिक्ट हो रही है गवर्नमेंट, और वो कहीं ना कहीं आपके भी बेटरमेंट के लिए है, आप अच्छा कार्य करेंगे तो जन कल्याण होगा, और गवर्नमेंट को तो यही चाहिए, और हम भी तो जन सामान्य ही हैं। तब आप समझे कि कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन होने से जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी तो कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर होगा। पहले हम जा रहे थे बार बार बैंक, लेकिन हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही थी, लेकिन जब आप प्राइवेट बैंक्स में जाते हैं तो क्या होता है, आप एंटर भी नहीं हो पाते और वो लोग बाहर से ही शायद आपका वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं ना। बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो आपको घर घर आकर के फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपके घर तक आ जाएंगे, आपको जरूरत तक नहीं है बैंक जाने की, वो लोग टैब लेकर के घर पर आते हैं और आपकी सारी चीजों को वही रिजॉल्व कर देते हैं। तो आप कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर होगा, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो आपका वर्क जो है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आप अपने एंड गोल तक पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स डज नॉट इंटरफेयर। अब राजनीति का दखल नहीं होगा। सरकारी जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है उनमें क्या होता है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है, क्योंकि क्षेत्रवार चलता है ना ये चीजें, तो जो एरिया का जो भी पॉलिटिकल लीडर होगा वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर करता है या अन्य तरीके से दबाव आता है, तो कहीं ना कहीं उस काम को उतना प्रॉपर नहीं कर पाते या उस रीच तक नहीं पहुंच पाते। पर जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो कंपनी पे किसी दूसरी चीज का कंट्रोल नहीं होता है, कंपनी को अपने अकॉर्डिंगली ही वर्क करना होता है, तो उन चीजों में भी इफेक्ट आएगा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत हद तक कम हो जाएगा और उन चीजों का उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्राइवेटाइजेशन से एक ये भी बेनिफिट हुआ। अनदर थिंग, शॉर्ट टर्म आउटलुक या अल्पकालीन दृष्टिकोण। अब क्या होता है, गवर्नमेंट बॉडीज का कोई फुल एंड फाइनल मोटिव्स उतना है या नहीं है, उन चीजों को नहीं देखते, लेकिन जब प्राइवेट बॉडी आती है तो वो अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाती है, छोटे छोटे शॉर्ट गोल्स बनाती है कि हमको इस चीज को अचीव करना है, ये हमारा टारगेट है, तो वो बेनिफिट मिलता है हमको। कहीं ना कहीं प्राइवेट बॉडी का जब एक थॉट आ जाता है ना, जब वो कन्वर्ट हो जाती है उसमें, तो वो ये सोचते हैं कि इतना इतना टारगेट है, इतनी इतनी चीजें हैं जिनको हमको फुलफिल करना है, तो शॉर्ट टर्म गोल आपके लॉन्ग गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करते हैं। बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे गोल, जैसे परीक्षा के लिए क्या करना है,
एक विषय को कंप्लीट करते जाएं तो आपके संपूर्ण विषय कंप्लीट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, काम जो है वो सरलता में परिवर्तित हो जाएगा और आप अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे। सेम चीज यहीं पर भी एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट देखिए, एनकरेजमेंट फॉर द शेयर होल्डर्स टू इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ रिटर्न्स। अब यहाँ जो शेयर धारक हैं, ठीक है, उनको प्रोत्साहित कैसे होंगे, क्योंकि काम अच्छा हो रहा है, वर्क प्रोफिशिएंसी बढ़ रही है, कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है, तो वर्क बढ़ेगा ना, क्यों नहीं बढ़ेगा, क्या बताइए, डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर किसी को भी अच्छा काम मिलता है, सेटिस्फैक्टरी वर्क मिलता है, तो वो काम हमको और ज्यादा मिलता है। ऐसा होता है ना कि जब अगर फॉर एग्जांपल कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उसको आपने किसी ने वेडिंग का ऑर्डर दिया, अब वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी अगर बहुत अच्छे से सारी चीजों को अरेंज करके एक शादी में प्रोवाइड करती है, उसको देख करके उसको 10 ऑर्डर्स और मिलते हैं ना। तो कहीं ना कहीं सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट भी बिजनेस कर रही है। तो अब यहाँ पर अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करेगी, तो उसको वर्क और ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा वर्क मिलेगा तो उसको फायदा भी होगा। जब उसको प्रॉफिट अच्छा होगा तो उस प्रॉफिट को देखते हुए जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी अट्रैक्ट होंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने पे हमको फ्यूचर में रिजल्ट अच्छा मिलेगा, तो हमको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो लोग पैसों को बांध के रख रहे थे, जो लोग पैसों को निकाल नहीं रहे थे मार्केट में इस डर से कि आगे कुछ खास बेनिफिट नहीं होना है, वो लोग भी क्या करेंगे, अब पैसे को बाहर लेकर के आएंगे। जब पैसे को बाहर लेकर के आएंगे तो मनी की लिक्विडिटी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी और मार्केट में इतना रिसेशन नहीं आएगा और अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आएगा। अब आप समझे छोटी छोटी चीजों से किस तरीके से हमारा इकोनॉमिकल इंप्रूवमेंट हो रहा है। अब नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड कंपटीशन या बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा। कंपटीशन बढ़ेगा, जैसे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब कंपटीशन बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, तो आप लोग ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना। आप इतना डिटेल में सोचिए, अगर मैनेजमेंट भी ऐड हुआ है और अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आप अपने कंसेप्ट को भी बिल्ड कर रहे हैं। आप कंपटीशन का लेवल देखिए कितना हाई है। जो बच्चा सिविल की प्रिपरेशन कर रहा है वो भी पटवारी की परीक्षा दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि कंपटीशन क्यों, क्योंकि इतने सालों से वैकेंसी नहीं आई है बहुत सारी। अब जब वैकेंसी आई है तो हर किसी की कोशिश है कि इस एग्जाम को हम क्रैक कर लें और एक जॉब पा लें, तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है। कंपटीशन बढ़ने से दूसरा व्यक्ति की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है। वैसे ही अगर निजीकरण हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो गवर्नमेंट बॉडीज को भी एक कहीं ना कहीं कंपटीशन का भाव आएगा। अगर कंपनीज भी हैं, जो भी कंपनीज हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लाइक अगर बीएसएनएल है, एयरटेल आया, जियो आया, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक कंपटीशन की भावना आएगी कि नहीं, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो लोग फिर बीएसएनएल क्यों लेंगे, अगर जियो में या एयरटेल में अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। अगर देखिए बीएसएनएल उस चीजों को इम्प्रूव कर लेता तो बीएसएनएल टॉप पे होता, क्योंकि सबके पास पहले से तो बीएसएनएल ही था ना, ठीक है। लेकिन उसने नई चीजों को अगर अडॉप्ट नहीं करेगा, कॉम्पिटिटर से नहीं सीखेगा, तो फिर उसका बिजनेस डाउन हो जाएगा। होता है ये चीज। तो अब ये पॉइंट क्लियर है आप सभी को, कंपटीशन इंक्रीज होने से लोगों की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है और जो इंक्रीज नहीं करता उसका होता है नुकसान। अब अगला पॉइंट है, द गवर्नमेंट विल इंक्रीज द रेवेन्यू फ्रॉम द सेल। जब गवर्नमेंट बाकी की चीजों को इंप्रूव कर रही है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे जब चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो क्या हो रहा है, सरकार की बिक्री और राजस्व में भी वृद्धि होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्व जो है वो हम कैसे कलेक्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट की इनकम है। अभी हमने देखा था ना कि एक डिसबैलेंस क्रिएट हो गया था, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे थे और इनकम कम थी, इसी वजह से घाटा हो रहा था राजकोषीय। अब आप राजस्व को बढ़ा पाएंगे क्योंकि इनकम अच्छी आएगी, गवर्नमेंट की इनकम अच्छी आएगी, और गवर्नमेंट की इनकम अच्छी आएगी तो गवर्नमेंट की वैल्यू जो है इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छी बढ़ेगी, जिससे उसको लोन्स भी अच्छे मिलेंगे और उन पैसों को लेकर के वो कहीं ना कहीं आपके लिए ही काम कर पाएंगे, आपके लिए ही बेटरमेंट के लिए काम कर पाएंगे। तो अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी फायदा होगा और उसका रेवेन्यू भी बढ़ेगा और उसकी सेल भी बढ़ेगी। क्लियर है यहां तक का आप सभी को? अब देखिए हम आगे आते हैं लास्ट पॉइंट, दैट इज लिबरलाइजेशन या उदारीकरण। अब हम लिबरलाइजेशन की बात करें, हमने 3 पॉइंट्स देखे थे, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन एक प्रोसेस है, दैट मीन्स प्रोसेस और मीन्स द एलिमिनेशन ऑफ द कंट्रोल ऑफ स्टेट ओवर द इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अब स्टेट का आप क्या कर दोगे? एलिमिनेट कर दोगे कंट्रोल। हमने देखा ना किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन में मैनेजमेंट का
और कंट्रोल का, किन चीजें, क्या क्या चीजें जो है वो ओनरशिप ट्रांसफर हो रही थी। हम यहाँ पर उदारीकरण की जो पॉलिसी है, जो लिबरलाइजेशन है, उसमें हम क्या देखते हैं, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, यहाँ पर एलिमिनेशन हो रहा है कंट्रोल। जो स्टेट का कंट्रोल था चीजों पर, अब वो कंट्रोल उनके पास नहीं रहेगा, क्योंकि हमने क्या अडॉप्ट कर लिया है, हमने लिबरलाइजेशन या उदारीकरण को अडॉप्ट कर लिया है। इससे क्या हो जाएगा, ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द बिजनेस एंटरप्राइजेस, इनके लिए बेटर होगा, डिसीजन मेकिंग में इतनी डिफिकल्टी नहीं जाएगी, क्योंकि इंटरफेयर ही कम हो गया ना। ठीक है, अभी तक इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था, अब हम एक एक स्टेप को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब जब वैश्वीकरण आ गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया, तो इंटरनेशनली आप रीच करने लगे, तो आपको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारी इंटरफेयर, ये चीजों को आप पसंद नहीं करोगे, तभी तो वर्किंग बढ़ेगी। जब काम का दायरा बढ़ता है तो हम कैसे चाहते हैं, हमको फ्री विल से काम करने मिले। अगर हमको वो फ्रीडम मिलेगी तो हम बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड कर पाएंगे, और ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होगा, बहुत ज्यादा बाउंडेड होंगी चीजें, तो क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो विद द लिबरलाइजेशन हमने चीजों को थोड़ा सा लिबरल कर दिया, थोड़ा सा उदारीकरण कर दिया, उतना स्ट्रिक्ट नहीं रखा, तो अब उतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको व्यापार करने में। क्लियर है, अब आप समझ पाए उदारीकरण का क्या अर्थ है। उदारीकरण बेसिकली आर्थिक गतिविधियों पर राज्य के नियंत्रण को समाप्त कर देता है, उतना नियंत्रण नहीं रहेगा। उदार हो गए ना, हम किसी के प्रति उदार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सामने वाले के प्रति हमारा उदार भाव उसको एक सरलता से, मतलब उसको कहीं ना कहीं वो बेनिफिट दे देता है कि अब वो आराम से काम कर सकता है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है उसको, कहीं ना कहीं इतना ज्यादा हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे, तो सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त कर देता है, इंटरफेयर नहीं करेंगी अब गवर्नमेंट, तो आप फ्री विल से काम कर पाएंगे आगे बढ़ने के लिए। अब इस चीज का क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा, अब इस चीज का बेनिफिट क्या होता है, कहीं ना कहीं फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल हो जाएगा, पूंजी का मुक्त प्रभाव होगा। उसके बाद क्या होगा, निवेशकों के लिए विविधता आएगी, इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर और कृषि पर भी प्रभाव आएगा। सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। तो अब हम उदार हो गए तो बहुत सारे बिजनेस में अलग अलग तरीके के आयाम खुल गए, तो अब क्या हो जाएगा, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। जस्ट बिकॉज हम लीनियंसी आ गई हमारे अंदर, हम लिबरल हो गए ना, तो लोग जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट करने में, पूंजी को इन्वेस्ट करने में कतराएंगे नहीं, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि हमको प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। अब वो उतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ना बिजनेस, उतना रिस्ट्रिक्टेड जब इंडस्ट्री में माहौल नहीं है, मार्केट में उतना इंटरफेयर नहीं है, तो बिजनेस ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा। जब बिजनेस ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, वो लाभ कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा, तो उससे हमको भी फायदा होगा। तो अब लोग इतना ज्यादा डरेंगे नहीं, क्योंकि वर्किंग जो है वो स्मूथ हो गई, काम सरल हो गया, तो लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे। बिजनेस की जैसे पॉलिसीज होती है ना, गवर्नमेंट के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं, अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आप सोचते हो कि हाँ ठीक है लेट्स स्टार्ट, अदरवाइज बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है तो बहुत सारी चीजों को फॉलो कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए एक बेनिफिट क्या हुआ, लिबरल होने से लोगों का इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। अनदर थिंग क्या हुई, डाइवर्सिटी फॉर इन्वेस्टर्स, या निवेशकों के लिए विविधता। अब उनको बहुत सारी डाइवर्सिटी मिल गई, बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत सारे आयाम उनके लिए खुल गए, तो भाई इन्वेस्टर्स जो है वो भी इंटरेस्टेड होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सेम चीज, अनदर थिंग, इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर और बाकी चीजें, हर जगह प्रभाव पड़ा। एग्रीकल्चर हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया, इसके पीछे रीजन क्या है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो पहले के टाइम पर बहुत ज्यादा किस चीज पर बेस्ड थी, एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। तो जब 1990 में 1991 जब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, जब हमने न्यू पॉलिसी लेकर के आए, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी, तो उस चीज का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर भी पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। हमारी इंडियन इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अब क्या हुआ, ये सारी नीतियों से इम्पैक्ट जो है वो एग्रीकल्चर पर भी आया, क्योंकि उसके भी आयाम खुल गए, उसको भी बहुत सारी चीजों, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस से वो बाहर निकल गया, इसीलिए एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ हुई। क्लियर है, चलिए ये हमारा एक बेसिक नॉलेज था जो आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहती थी। हमारी इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, हमने एनवायरमेंटल इफेक्ट देखा, तो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू भी इफेक्ट देखा कि बिजनेस में किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में,
और हमने ये भी देखा कि जब इकोनॉमिकली चेंजेस होते हैं, इकोनॉमिकली एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं इंटरनेशनली या नेशनली, तो उन चीजों का किस तरीके से हमारी कंट्री पर इफेक्ट पड़ता है। फ्यूचर में जब कभी भी आप जॉब में भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बेसिक चीजों का नॉलेज होना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपके एग्जाम के सिलेबस में तो है, ये सब कुछ दिया ही हुआ है। तो ये यूनिट हमारा यहाँ पर ओवर होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। अभी तक जितनी भी यूनिट्स पढ़ी है सबको पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आगे फिर जब एमसीक्यूज आएंगे तो आप सभी मेरे साथ उस चीज में पार्टिसिपेट करें, मैं यही चाहूंगी। चीजों को डिले मत कीजिए और उनको कंटिन्यू करते जाइए। क्लियर है? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद यूनिट 4। थैंक यू ऑल ऑफ यू।